इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने दी है। कोरोना के बिगड़ते हालात को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सीएम केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के बीच मीटिंग हुई है और थोड़ी देर में यानी ठीक 1 बजे अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य मंत्री बैठक करने के बाद अरविंद केजरीवाल इसे लेकर 1 बजे एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं और इसके अलावा साप्ताहिक बाजारों को बंद रखने पर भी कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। और इसी ब्रेकिंग न्यूज पर ज्यादा अपडेट के साथ सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा का। भास्कर, मुख्यमंत्री, एलजी, स्वास्थ्य मंत्री बैठक में मौजूद हैं और खबर यह भी है जैसा कि आपने बताया कि 1 बजे कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। क्या वो वीकेंड लॉकडाउन से जुड़ा हुआ? बिल्कुल ज्योत्सना, ये लगभग तय हो चुका है कि वीकेंड कर्फ्यू राजधानी दिल्ली में लगेगा। 1 बजे अरविंद केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एलजी के साथ जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और अभी स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आएंगे 1 बजे और खुद वो इस बात की घोषणा करेंगे। इसके साथ साथ ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ और पाबंदी लगाई जा सकती है, खासकर जो साप्ताहिक बाजार है उसको लेके, मार्केट्स को लेके। कारण तमाम एक्सपर्ट्स जितने थे वो पहले से ही कह रहे थे कि हालात जैसे बन रहे हैं राजधानी दिल्ली में, अब सिर्फ हॉस्पिटल या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा के इसको रोकना बहुत मुश्किल है। अब कुछ और सख्ती करने की ज़रूरत है। एलजी ऑफिस ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सरकार की तरफ से अगर कोई भी प्रस्ताव आता है पाबंदी का तो हम उस पर तुरंत मुहर लगा देंगे। तो अब दिल्ली सरकार को ये फैसला करना है कि क्या क्या पाबंदी लगाई जा सकती है राजधानी दिल्ली में। हालांकि लॉकडाउन के शुरू से ही वो विरोध में रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ये भी कहते हैं कि अगर हालात नहीं संभले तो वो भी एक ऑप्शन है। फिलहाल ये फैसला लगभग हो चुका है कि दिल्ली में जो वीकेंड कर्फ्यू है वो लगा दिया जाएगा और 1 बजे अरविंद केजरीवाल इसकी घोषणा करेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने भास्कर बात कही, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री करते हैं या मुख्यमंत्री करते हैं उसमें तमाम तरह की बातें कहते हैं। आज मीटिंग के बाद क्या कुछ अपग्रेडेशन उसमें देखने को मिल सकता है? देखिए, कल देर शाम ये फैसला लिया गया था। हालांकि सरकार ने पहले ही फैसला किया था। कल ऑर्डर जारी कर दिया गया कि 23 जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके साथ बड़े होटल्स को और बैंकेट हॉल को जोड़ा गया है। बेड्स की कमी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। आप अंदाज़ा लगाइए, सुबह दिल्ली के 29 प्राइवेट हॉस्पिटल में एक भी कोरोना बेड अवेलेबल नहीं था और इसी लिहाज से सरकार ने यह फैसला किया कि तमाम जो बड़े होटल्स हैं और बैंक्वेट हॉल हैं उनको ऐड किया जाएगा, बेड्स वहाँ पे टेम्परेरी तैयार किया जाएगा और मरीजों को जिनको और बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। इस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा भास्कर, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज की बात करें। ब्रेकिंग न्यूज कुंभ नगरी हरिद्वार से आ रही है जहां कोरोना विस्फोट हुआ है। कुंभ में कोरोना विस्फोट की खबर है और ये नया हॉटस्पॉट अब बनता जा रहा है। हरिद्वार में एक दिन में 525 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 12 अप्रैल के दूसरे शाही स्नान के बाद 3 दिनों में 1821 लोगों की कोरोना रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। 12 अप्रैल को 600 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे, जबकि 13 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 696 पहुंच गया और ऐसे में ये कोरोना का हॉटस्पॉट हो सकता है। हरिद्वार में कोरोना के केस किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुंभ का असर क्या हो रहा है कोरोना को बढ़ाने में। 24 घंटे में हरिद्वार में 525 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि सिर्फ 3 दिन में 1800 से ज्यादा कोरोना के नए मामले यहां से सामने आए हैं। पूरे उत्तराखंड में कितनी तेजी से कोरोना का ग्राफ आगे बढ़ रहा है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। 31 मार्च को उत्तराखंड में 293 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जबकि एक्टिव केस 1863 थे। लेकिन जरा 14 अप्रैल के आंकड़े पर नजर दौड़ाइए। एक दिन में 1953 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक्टिव केस 10,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। ऑफ हैंड मेरे पास टोटल फिगर्स नहीं है, लेकिन मेरे पास लास्ट 48 आवर्स की फिगर्स हैं जिसमें कि लगभग 1 लाख के आसपास टेस्ट हुए हैं और 1100 के आसपास पॉजिटिव उसमें आए। 80,000 की डेली लिमिट के ऑर्डर्स अलग अलग जगहों से हुए हैं कि आप इतने टेस्ट करें और लगभग उस संख्या पे हम पहुंच रहे हैं। रैंडम टेस्टिंग पहले से ही सेंसिटिव जगहों की जा रही है और सिम्टोमेटिक केस में तो खैर 100% की जा रही है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, सिर्फ अखाड़ों में ही नहीं, आश्रमों में भी, होटल्स में भी, जहाँ पे भी हमें लगता है कि कांग्रेगेशन ज़्यादा है, जहाँ पे भी लगता है कि स्पेस थोड़ा टाइट है, उन सब जगहों पे किया जाएगा।
थोड़ी देर में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तैयारी की जा रही है, क्योंकि कुंभ में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, नदी में डुबकी लगा रहे हैं, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इतने लोगों की संख्या में इकट्ठा होना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होना, मास्क ना लगाना, ऐसे में कैसे कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, ये एक बहुत अहम चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पूरे प्रशासन के लिए चुनौती भी है, क्योंकि कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है हरिद्वार का कुंभ। सरकार की भी इस मुद्दे पर आलोचना हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है कि जितने भी बड़े साधु संतों के अखाड़े हैं उनसे चर्चा की जाए। साधु संतों को कोरोना हो रहा है, आम लोगों को कोरोना हो रहा है, और अगर कोरोना का ब्लास्ट इसी तरीके से होता रहा और इतनी ही भीड़ के बीच में कोरोना के फैलने का, क्योंकि संक्रमण जो है वो रेट बीते 3 दिन में आप देखिए, जो आंकड़े आपके सामने हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 525 केस आए और 1000 से ज्यादा केसेस बीते 3 दिन में कुल मिलाकर हो गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड में कोरोना की स्पीड को कैसे काबू किया जाएगा, इस पर अब मंथन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बार बार ये गुजारिश भी की जा रही है कि भगवान को घर में बैठकर भी याद किया जा सकता है, अगला कुंभ मनाने का अवसर भी मिल सकता है अगर इस साल कुछ पाबंदियों के साथ, एहतियात के साथ आप अपने अपने घरों पर रहें। और बाहर निकलने से ज्यादा बेहतर है आप अपने घरों में रहकर ईश्वर को याद करें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए ये कदम आपको खुद उठाना होगा। प्रशासन आपकी इतनी मदद कर सकता है कि आपकी वो कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट वो नेगेटिव देख सकता है, आपको जाने की इजाजत दे सकता है। आप सोचिए पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनका भी अपना परिवार है, उन पर भी कोरोना का उतना ही खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के लिए उन्हें भी ड्यूटी करनी है। आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर दूर दूर तक ये तो नहीं लगता कि इन लोगों को कोरोना का कोई डर है। बिल्कुल, थोड़ी देर में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इस पूरे मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की भी करनी बहुत जरूरी है। रुचि कुमार हमारे संवाददाता ने लखनऊ से एक ब्रेकिंग न्यूज दी है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी टीम 11 के अधिकारियों के साथ लखनऊ में मीटिंग की, राज्य में कोरोना के हालात पर अपडेट लिया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, और इस वक्त उत्तर प्रदेश की कुछ और डिटेल्स आपको बताने से पहले उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी इंडिया टीवी पर। सबसे बड़ी चुनौती तो ये हमें प्रैक्टिकली नजर आ रही है, 10-10 लाख लोग अगर नदी में स्नान करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, चेहरे पर मास्क नहीं, कैसे काबू करेंगे आप कोरोना को? अशोक कुमार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा देती हूं। 10-10 लाख लोग नदी में स्नान कर रहे हैं, प्रशासन खुद यह आंकड़ा दे रहा है, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नाम का शब्द नजर नहीं आता। ऐसे में क्या कोरोना का ब्लास्ट नहीं होगा? कैसे काबू करेंगे आप कोरोना को? अशोक जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर हम प्रयास करेंगे उनसे चर्चा करने की। और आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें निसंदेह डराती हैं। आस्था अपनी जगह है, पर्व अपनी जगह है, लेकिन इसके बाद आपको कोरोना की महामारी को भी देखना होगा, क्योंकि ये आपके परिवार के लिए है, परिवार से समाज है, समाज से राज्य है, आपका देश है, और ये देश की सुरक्षा का सवाल है। क्या ऐसे में कुंभ के आयोजन को क्या यहीं रोक देना चाहिए? इस पर भी कई सारी चर्चाएं हो रही हैं, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि डीजीपी साहब से हमारी चर्चा हो पाए, बातचीत हो पाए, लेकिन फिलहाल कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये निसंदेह तस्वीरें डराती है। बीते 24 घंटे में 525 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश को लेकर ब्रेकिंग न्यूज ज्योत्सना के पास। बिल्कुल मीनाक्षी, उत्तराखंड की तस्वीरें हमने देखी, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी हालात बेहद अलार्मिंग होते जा रहे हैं। 20,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। लखनऊ कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है, जहां फिर 5,500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 14 लोगों ने जान गंवाई है कोरोना के कारण। कोरोना
कुल मिलाकर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है, बावजूद लोग मानने को राजी नहीं है। बस स्टैंड पर भारी भीड़ नजर आ रही है। प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने के लिए निकल पड़े हैं। तो लखनऊ एपिसेंटर बन चुका है उत्तर प्रदेश में कोरोना का, और यही कारण है कि राजधानी को लेकर लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी अपने अधिकारियों के साथ बैठक जारी रखी है, और ऐसे में तस्वीरें भी जो आई हैं वो प्रवासी मजदूरों की हैं। देखिए किस तरीके से अपने घरों की ओर रुख करते हुए ये नजर आ रहे हैं। संवाददाता रुचि कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने एक और ब्रेकिंग न्यूज भेजी है, और ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आप देखेंगे तो सवाल उठेगा, क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौत के आंकड़े को छिपाया जा रहा है? इसकी वजह है सरकारी आंकड़े और शमशान भूमि के आंकड़ों में अंतर। सरकार के मुताबिक 7 दिनों में लखनऊ में कोरोना से 124 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अगर लखनऊ के शमशान घाट से हम आंकड़े आपको बताएं तो करीब 400 कोरोना मरीजों की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया है, यानी करीब 276 मौत का फर्क है। एक बार फिर हम उत्तराखंड की खबर का रुख करेंगे। लखनऊ की इस खबर पर हम अपनी संवाददाता रुचि से जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त हम सीधा रुख कर रहे हैं। डीजीपी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तराखंड के डीजीपी आप अशोक जी, मैं तस्वीरें देखती हूं तो डर लगता है। आप लोग इस व्यवस्था को कैसे बनाएंगे? इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, ना चेहरे पर मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना कैसे काबू में आएगा? जी, आप मुझसे अभी रिस्पॉन्स करने की अपेक्षा कर रहे हैं? जी जी, जवाब दें अशोक जी। जी, मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो जो कुंभ का 2021 का जो सबसे बड़े दिवस माने जाते हैं वो 12 और 14 अप्रैल थे, वो खत्म हो गए हैं। अभी तो खाली औपचारिकता रह गई। एक स्नान इन्होंने बोला हुआ है 27 अप्रैल का, और वो कुंभ के कैलेंडर में कोई बड़ा दिन नहीं है। उसमें अखाड़े में चले जाते हैं। तो ये एक हजारों साल की परंपरा थी, और इसमें जो भी कलेक्टिव डिसीजन लिया गया उसके अनुरूप हुआ है। और किंतु कुंभ जिस तरह से होता रहा है वैसा नहीं हुआ। पिछले कुंभ में 2010 में हरिद्वार में 14 अप्रैल को 1.5 करोड़ 13 लाख के रेंज में आते हैं। तो जितना बेस्ट पॉसिबल किया जा सकता था वो किया गया है। जहाँ तक संभव हो सकता था वैसे ही उसकी गाइडलाइन लगाई गई। लेकिन सर 3 दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये भी सरकारी आंकड़ा ही है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। कोरोना तो रुक नहीं रहा है। आप ये भी चेक करिएगा, सुनिए तो आप मेरा भी सुनिए। आप सरकारी आंकड़े ये भी चेक करिए कि टेस्ट कितने हुए। 1 लाख टेस्ट हुए हैं। 1 लाख टेस्ट में 1000 आएंगे तो 1% ही तो हुआ। आपके देश की एवरेज 3% से ज्यादा है पॉजिटिविटी की रेशियो। अच्छा अशोक जी, ये बात ठीक हुई। आप ये बताइए कि जो कुंभ चल रहा है, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं कि कुंभ कम से कम एपिसेंटर ना बने कोरोना का? मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। कुंभ की आधिकारिक अधिसूचना 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की हुई। इनमें से 3 दिन शाही स्नान थे, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल। किंतु 27 अप्रैल खाली बहुत छोटा और औपचारिक स्नान है। मेन जो दिन हमारे खत्म हो गए 12 और 14। पीक डे को छोड़ के हमने दोनों दिन को छोड़ के 100% कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया है। हजारों लोग को बॉर्डर से वापस कराया गया है। डेली टेस्टिंग बढ़ाई गई है। पहले जी अशोक जी, सवाल यही है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 27 अप्रैल का स्नान केवल एक औपचारिकता भर है, तो क्या इसका होना जरूरी है? क्योंकि ये केवल आम लोगों का मसला नहीं है, आपके डिपार्टमेंट के लोग भी, उनकी जान, उनकी सेहत भी स्टेक पर है। क्या आप लोग कलेक्टिवली डिसीजन लेकर इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते? अगर औपचारिकता ही है तो फिर इस स्नान का क्यों होना? मीनाक्षी, इसी बीच जो बात उन्होंने कही है वो ठीक, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और दर्शाती हैं, और इस लिहाज से सवाल खड़े होने भी लाजमी है। बहरहाल दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।